नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। पॉलिसी तो हमने परचेज कर ली, तो अब क्लेम कैसे करें? इमरजेंसी के केस में या रिइंबर्समेंट के केस में या कैशलेस में कैसे प्रोसेस होगा क्लेम? कंपनी आगे कैसे प्रोसेस करेगी? फंड कैसे ट्रांसफ़र करेगी? तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आपको आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लेम कई तरह के होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। जैसे कि आपका एक तो कैशलेस हो गया, एक रिम्बर्समेंट हो गया, एक प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में हो गया, और इसके अलावा एक प्री ऑथराइजेशन क्लेम भी हो गया। इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैशलेस के बारे में। कैशलेस क्लेम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और आपके डॉक्यूमेंट, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है? कई बार लोगों के पास पॉलिसी नहीं होती। एजेंट ने पॉलिसी कर तो दी, व्हाट्सएप पे भेज भी दी, लेकिन वो डिलीट हो गई। तो अब इमरजेंसी में क्या करें? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसमें कई ऑप्शन है, जैसे कि आप अपने फ़ोन में और पॉलिसी को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। गवर्नमेंट की एक अप्रूव्ड एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। एक फ़ाइल बना लीजिए, एक फिजिकल फाइल। उससे क्या होगा कि मान लीजिए सिर्फ आपको मालूम है कि आपकी पॉलिसी है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं मालूम। तो उस कंडीशन में जब आप फाइल अपनी बना लेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पता रहेगा कि आपकी कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है, उनकी कौन सी पॉलिसी चल रही है, और इमरजेंसी के केस में क्या क्या जरूरत हमें पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपका जो पॉलिसी है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, और उसके बाद जाना है आपको सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले रिसेप्शन पर जाना है, आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन के टाइम पर वो आपसे कुछ अमाउंट जमा कराएंगे, जो कि 5,000 रुपये से लेके 25,000 तक हो सकता है। क्योंकि जो आपका अप्रूवल आएगा, क्योंकि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं उस पर अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा उसको, और जो अप्रूवल आएगा उसमें लगभग 2 से 4 घंटे या 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो आपसे जमा कराएंगे 5 से 25,000 रुपये, 10 भी करा सकते हैं, 25, मतलब जो हॉस्पिटल के हिसाब से, बड़ा होगा तो ज़्यादा कराएंगे, छोटा हॉस्पिटल होगा तो आपसे कम पैसे जमा कराएंगे वो। उसके बाद सबसे पहले आपको उनसे पूछना है कि टीपीए डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि जो आगे आपकी पॉलिसी को प्रोसेस करेगा वो सिर्फ टीपीए डिपार्टमेंट ही करेगा। तो आपको एडमिशन लेने के बाद टीपीए डिपार्टमेंट में जाना है, या जैसे आप एडमिट हैं तो आपके कोई फैमिली मेम्बर्स टीपीए डिपार्टमेंट में जाएंगे, और वहाँ पर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सबमिट करेंगे। और उसके अलावा जो एक फॉर्म होगा वो फिल करेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो टीपीए डिपार्टमेंट होगा वो आपके केस को आगे प्रोसेस करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई आपको कंपनी को कॉल नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। जो भी प्रोसेस करना है वो टीपीए डिपार्टमेंट ही प्रोसेस करेगा। टीपीए डिपार्टमेंट आपके और कंपनी के बीच में एक मीडिएटर रहेगा, जो कि कंपनी अप्रूव करेगी तो वो टीपीओ को बताएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को चाहिए तो वो टीपीओ को बताएगी, और टीपीओ वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेगा। अब क्लेम प्रोसेस करने में लगभग 2 से 4 घंटे का टाइम तो लगता है। मान लीजिए आप किसी दिन रात को एडमिट हुए हैं, तो हो सकता है कि क्लेम अगले दिन प्रोसेस हो सुबह 10 बजे के आसपास। और ऐसा हो सकता है कि आप सुबह एडमिट हो रहे हैं तो दिन में ही आपका क्लेम प्रोसेस भी कर दिया गया और इनिशियल अप्रूवल भी आ गया। अब इनिशियल अप्रूवल में आपका टाइम जो 2 से 4 घंटे लगता है वो तो स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन उसके अलावा आपका टाइम 24 से 48 घंटे भी लग सकता है किसी किसी केस में। मान लीजिए किसी केस में अगर कोई वेरिफिकेशन कराते हैं, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपके केस में 24 घंटे तक लगते हैं। और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो, प्लस उसमें कुछ डॉक्यूमेंट कंपनी आपसे ऐसे भी मांग सकती है, जिस केस से रिलेटेड आप एडमिट हुए हैं उस केस के पुराने डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करें, मतलब भविष्य में कभी भी या पहले जो आपने डॉक्यूमेंट बना रखे हैं वो इस तरीके से आपको तैयार करने हैं कि क्लेम के टाइम पर वो सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम अवेलेबल हो सके। किसी क्लेम के लिए अगर उन्होंने पुरानी समरी मांग ली और वो आप नहीं दे पाए, तो उस कंडीशन में वो क्लेम कंपनी उसको देने में देरी कर सकती है, या कंपनी उसको क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुराने डॉक्यूमेंट्स आपके पास, पुरानी समरी उसकी आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही वो पुरानी समरी
या डॉक्यूमेंट या रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप टीपीए को सबमिट करेंगे, टीपीए उसको आगे भेज देगा और आपका इनिशियल अप्रूवल वहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि इनिशियली वो एस्टिमेट बना के भेजते हैं कि लगभग इतने दिन का स्टे रहेगा, इतने दिन का आपका बिल रहेगा, तो वो लगभग एस्टिमेट बना के भेजते हैं और कंपनी उसमें से कुछ इनिशियल अप्रूवल बना के आपको दे देती है। उसके बाद जब भी आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसमें एडमिट रहेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज के टाइम पर आपका एक फाइनल बिल बन के जाएगा और उसको लास्ट में कंपनी फाइनल बिल आपका अप्रूव करके टीपीए को भेज देगी और टीपीए उसके बाद या हॉस्पिटल उसके बाद आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर देगा। अब डिस्चार्ज के टाइम पे आपके कुछ चार्जेस वो आपसे ले सकते हैं या कंपनी कुछ पैसा आपको कम अप्रूव कर सकती है, जिनको बोलते हैं नॉन पेबल आइटम, नॉन मेडिकल आइटम या कंज्यूमेबल्स। जब भी आप पॉलिसी परचेज करते हैं किसी भी एजेंट से या ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि जो भी पॉलिसी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उस पॉलिसी के अंदर वो राइडर जरूर लगा हो जो नॉन मेडिकल आइटम या कंज्यूमेबल आइटम को कवर करता है। ये आप अपने एजेंट से बात करें, अपने एजेंट को बताएं और वो जब भी आप आपकी अगली पॉलिसी रिन्यू करें तो उसमें ये राइडर जरूर ऐड कर दें। क्योंकि कभी कभी कंज्यूमेबल्स के जो चार्जेस होते हैं या नॉन मेडिकल आइटम के जो चार्जेस होते हैं वो लगभग 10 से 15% के आसपास आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 3 लाख रुपए का क्लेम है तो वो 30 से 40 हज़ार भी हो सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी पॉलिसी लें एजेंट से बात करें और वो राइडर जो है वो ज़रूर ऐड करा लें। अब जो पैसा आपने जमा किया है, जो 5,000 20,000 10,000 जो भी पैसा आपने एडमिशन के टाइम पे जमा किया था, वो पैसा डिस्चार्ज के टाइम पर जितना भी आपके हिस्से में जो पैसा आएगा, मतलब जो आपको पे करना है, अगर कंज्यूमर आइटम का मान लीजिए आपको 5,000 रुपये पे करना है और आपने 10,000 रुपये जमा किए हुए हैं तो 5,000 रुपये काट के वो आपको 5,000 रुपये वापस कर देंगे। तो जो भी आप पैसा जमा करेंगे और कंपनी जितना अप्रूव कर देगी, अगर पैसा कंज्यूमर आइटम का या नॉन मेडिकल आइटम का ज़्यादा बनेगा जितना आपने जमा किया हुआ है तो आपको ऊपर से उतना पैसा और देना पड़ेगा, और अगर कम बनेगा तो जो आपने पैसा जमा किया उसमें से कंपनी आपको उतना पैसा निकाल के वापस कर देगी। अब बात करते हैं रिम्बर्समेंट की। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आपको रिम्बर्समेंट के लिए जाना पड़ेगा। अब उसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले एडमिट होना है। एडमिट होने के बाद आपको अगले 24 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है कि आप यहाँ पर एडमिट हुए हो, आप इस बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं। उसके बाद जो भी आप 2 दिन 4 दिन वहाँ पर रहेंगे, डिस्चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज समरी, सारे मेडिकल टेस्ट, सारे बिल्स और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं और उनको एक फॉर्म फिल करके आपको इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है। क्योंकि यहाँ पर जो कैशलेस में काम टीपीए करता है वो काम यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। आपको इंटीमेट भी करना है, आपको डॉक्यूमेंट भी आगे भेजने हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर कम रह जाएंगे तो वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा। और कोशिश ये कीजिए कि डॉक्यूमेंट सारे एक बार में चले जाएं ताकि बार बार आपको भागना ना पड़े और आपका क्लेम भी जल्दी प्रोसेस हो जाए। पैसा भी आपके अकाउंट में आएगा और जो पैसा आपने पहले दिया है, क्योंकि पैसा आपको पहले देना पड़ेगा क्लेम के जो हॉस्पिटल के टाइम पर आपको देना पड़ेगा और बाद में वो पैसा आपको रिम्बर्स होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जो कंज्यूमर्स आइटम है, जो नॉन मेडिकल आइटम है, उसका पैसा इसमें से कटेगा और जो कंपनी पैसा आपको वापस करेगी वो पैसा काट कर वापस करेगी। तो ज़रूरी ये है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराओ तो ये ध्यान रखना कि वो राइडर आपका ज़रूर ऐड होना चाहिए। उससे आपका सारा जो कंज्यूमर होगा, जो नॉन मेडिकल आइटम होगा, वो सारा आपका बच जाएगा। उसमें सिर्फ आपको 1,000 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और सारा का सारा कंपनी की तरफ से आपको पे किया जाएगा। अब रीइंबर्समेंट वाले भी 2 ऑप्शन है प्रोसेस करने के लिए। या तो फॉर्म भर के आप सारे डॉक्यूमेंट लगा के उनके किसी नियर बाई ब्रांच में आप दे सकते हो, या कुछ कंपनियां ऐसा ऑप्शन देती हैं कि आप फॉर्म फिल करके ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करिए, फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट आप कोरियर कर दीजिए, फॉर्म को ऑनलाइन आप अपलोड कर दीजिए, जिससे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास चले जाते हैं और वहाँ से भी कंपनी आपका जो रीइंबर्समेंट का जो केस है उसको प्रोसेस कर सकती है। अब जो क्लेम के लिए तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है प्री ऑथराइजेशन जो क्लेम होते हैं। मान लीजिए किसी सर्जरी का या सर्जरी का या किसी ट्रीटमेंट का आपको पहले से पता है कि वो मुझे कराना है और उसके लिए आपने हॉस्पिटल को ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और हॉस्पिटल ने वो प्रोसेस किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि वो अप्रूवल आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। अप्रूवल आने के बाद
आप उसके लिए एडमिट हो सकते हैं और अपनी सर्जरी या अपने जो भी ट्रीटमेंट है उसे करा सकते हैं। उसका लगभग जो प्रोसेस है वो कैशलेस जैसा ही है, बस शुरू में आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और क्लेम पास होने के बाद, मतलब जो इनिशियल अप्रूवल वो आपको देंगे, उसके बाद आपको एडमिट होना है। और सारे काम जैसे कि जो कैशलेस में होते हैं, उसके बाद जो डिस्चार्ज होंगे तो डिस्चार्ज में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। डिस्चार्ज के बाद वो आपका सारा जो भी क्लेम होगा, जो भी फाइनल क्लेम होगा, उसको अप्रूव करके भेज देंगे और वहाँ से आपको वही सेम डिस्चार्ज आपको हॉस्पिटल से कर दिया जाएगा। और जो भी पैसा आपके हिस्से में आएगा वो पैसा काट कर, जो पैसा आपने वहाँ पर जमा किया हुआ है उस पैसे को आपको जो हॉस्पिटल है वो आपको वापस कर देगा। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। इसका मतलब है कि जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हुए हैं, जिस ट्रीटमेंट के लिए आप एडमिट हुए हैं, उस ट्रीटमेंट के लिए जो आप दवाई पहले से खा रहे हैं या डिस्चार्ज होने के बाद जो दवाइयाँ आप लेंगे, जो ट्रीटमेंट आप लेंगे, जो कंसल्टेशन आप लेंगे या जो चेकअप्स आप कराएंगे, उनका जो भी खर्चा होगा वो कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी, वो आपको बाद में पे करेगी। अब कितना पे करेगी वो प्लान के हिसाब से होता है, कौन सी कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, कौन सा आपने प्लान लिया हुआ है। किसी में आपको प्री में 60 दिन का मिलेगा, पोस्ट में आपको 90 दिन का मिलेगा। किसी में आपको 90 दिन का प्री मिलेगा, 180 दिन का पोस्ट मिल जाएगा। प्री का मतलब है एडमिट होने से पहले, पोस्ट का मतलब है डिस्चार्ज होने के बाद। तो मान लीजिए 60 और 90 दिन का मान लेते हैं, तो जो भी 60 दिन, जो पहले 60 दिन के जो चेकअप्स होंगे, दवाइयों का खर्चा होगा, कंसल्टेशन का खर्चा होगा, वो कंपनी आपको पे करेगी। और उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चा आएगा वो भी सारा आपको कंपनी पे करेगी। अब उसके लिए प्रोसेस, जैसे रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरते हैं, तो सेम इसके रिम्बर्समेंट के लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना है। जो क्लेम का रिम्बर्समेंट फॉर्म है वो अलग होता है, इसका रिम्बर्समेंट फॉर्म अलग होता है। इसमें भी आपको फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो लगानी पड़ती है, बिल सारे लगाने पड़ते हैं। बिल लगाने के बाद आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके अलावा जो आपका कैंसर चेक है वो लगाना पड़ता है। और उसके बाद वही 15 से 20 दिन, 1 महीने का टाइम उसमें लगता है और वो पैसा आपके अकाउंट में 1 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाता है। अब बात करते हैं कि क्लेम लेते समय कुछ जो सावधानियां आपको रखनी होती है, जिनकी वजह से आपकी क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। आजकल पॉलिसी बनाते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, सिर्फ डिटेल दे दीजिए और आपकी पॉलिसी बन जाएगी। आप ऑनलाइन पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो आपने वर्बली डिटेल भर दी और आपकी पॉलिसी जनरेट हो गई। लेकिन क्लेम के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सब से आपके जो डिटेल्स हैं वो मैच होनी चाहिए। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। अगर इसमें मिसमैच होता है तो आपके क्लेम में दिक्कत आ सकती है। कोई भी दो डॉक्यूमेंट अगर मैच कर जाएंगे या एक डॉक्यूमेंट मैच कर जाएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेट ऑफ बर्थ अलग डाल रखी है और डॉक्यूमेंट में आपके डेट ऑफ बर्थ अलग है। बच्चों के केस में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास, वैसे तो ज़्यादातर आजकल बना ही देते हैं, अगर नहीं भी है तो उस कंडीशन में प्रपोजर जो उस पॉलिसी में है वो अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो प्रपोजर के डॉक्यूमेंट लगाकर वो काम चल जाता है। और इन केस मैं तो ये कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट फ्री बच्चे का तैयार करके, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का आधार कार्ड भी बन जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको शुरुआत में मिल जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए क्लेम लेते समय। उसके अलावा आप किसी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो रहे हैं जो कि ओपीडी में आता है, लेकिन आप उसके लिए एडमिट हो जाते हैं। अब ये चीज़ आपको, जब आप एडमिट होते हैं तो आपको कंफर्म करनी है क्या ये केस ओपीडी का है या फिर ये केस एडमिशन होने, मतलब इसके लिए एडमिट होना ज़रूरी है। जिस केस के लिए एडमिट होना ज़रूरी है आप उसी केस के लिए जाएँ। कई केसेस ओपीडी के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको फीवर है, बेशक 5 दिन से फीवर हो रहा है आपको और फीवर ज़्यादा है, कम भी हो रहा है, लेकिन 99 या 100 फीवर पर अगर आप एडमिट होते हैं और डॉक्टर इस बात को मेंशन करता है तो वो केस आपका ओपीडी का माना जाएगा। तो अगर आप एडमिट हो गए और डॉक्टर ने लिखा तो कंपनी उस क्लेम को होल्ड कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। उस कंपनी सीधा बोलेगी ओपीडी का केस, आप ओपीडी में जाओ ना, आप क्यों इसमें आप एडमिट हो रहे हो। ऐसे ही कई केसेस और भी होते हैं जो ओपीडी के केस होते हैं, आप चले गए एडमिट होने के लिए, तो प्लीज़ उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि कई बार ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। और डॉक्टर तो मैं एडमिट कर, डॉक्टर को क्या पता कि वो ओपीडी में जाएगा या वैसे जाएगा। डॉक्टर को तो अपना बस एडमिट करना है और उन्होंने आपको एडमिट कर लिया, उसके बाद जो बिल बनेगा वो आपका बनेगा, जो पैसा आपका जो फालतू जाएगा वो आपका जाएगा। उसके अलावा कई बीमारी ऐसी होती है जिनके ऊपर वेटिंग पीरियड लगा होता है। जब आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो
एक तो 30 दिन तक पॉलिसी आपकी चालू नहीं होती, 30 दिन बाद आपकी पॉलिसी चालू होती है, और उसके बाद 2 साल तक कई बीमारियों में वेटिंग पीरियड होता है। जैसे स्टोन में आप 2 साल के बाद क्लेम ले सकते हैं, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कुछ बीमारी होती है, उनमें 2 साल के बाद क्लेम ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इन बीमारियों से रिलेटेड आप क्लेम लेने चले जाते हैं 2 साल के अंदर, तो यहाँ पर कंपनी आपको क्लेम को होल्ड कर देगी, क्लेम को रिजेक्ट भी कर देगी, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है कि 2 महीने का 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो आपको निकालना ही होता है। तो 2 साल से पहले उनके लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपने बताई हुई है, जैसे कोई बीमारी आपको पहले से थी और उसका वेटिंग पीरियड कंपनी ने 4 साल का लगाया हुआ है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मैक्सिमम जो होता है वो 3 या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अब जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे रिलेट करती हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर उससे रिलेट करेगी तो शायद आपका क्लेम शायद वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई नशा करते हैं आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पर आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो ही जाएगा। और नशा करने के बाद मान लीजिए हॉस्पिटल में आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अब आप एडमिट होते हैं, वहाँ पर उल्टियाँ आपको आ रही हैं, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, तो इस केस में कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करेगी ही, किसी भी कंडीशन में आपका वो पास नहीं करेगी। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आपका पैसा इसमें फालतू जाएगा। और एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि जब भी आप क्लेम लेने जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो जो हॉस्पिटल है वो चार्जेस बड़े स्टैंडर्ड लगाता है, बड़े ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं। और जब भी आप कैश में क्लेम लेते हैं, अब पता नहीं इनका क्या टाई अप इंश्योरेंस कंपनी का और इनका हॉस्पिटल का, जब भी आप कैश में क्लेम लेंगे वही सेम क्लेम जब आप लेते हैं, मान लीजिए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्चा आया 2 लाख रुपए का, पॉलिसी से क्लेम ले रहे हैं तो खर्चा आएगा 2 लाख रुपए का, तो अगर आप कैश में लेते हैं तो 1-1.25 लाख रुपए में आपका काम निपट जाता है। तो ये पता नहीं क्या करते हैं लोग। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने पॉलिसी दी है तो सारी जांच पड़ताल करके ही क्लेम लेने जाएं, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप फंस जाएं और जो क्लेम आपका क्योंकि प्रोसेस करेगा हॉस्पिटल पॉलिसी के हिसाब से, और वहाँ पर आप फंस जाओगे और जो पैसा देना होगा फिर आपको ज़्यादा अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आखिर में एक बात और, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रॉपर प्लीज़ थोड़ी सी तैयारी करके जाएं, या फिर पहले से ही आप इस तरीके से बना के रखें कि अगर डॉक्यूमेंट कहीं मिस हो जाता है तो उसको आप तुरंत की तुरंत इमरजेंसी के टाइम पे ले सकें। आप डिजीलॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ आप उसको डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। कंपनी के जो जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ज़्यादातर कंपनियों ने आजकल एप्लीकेशन अपनी लॉन्च की हुई है, वहाँ कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी बना लीजिए। इसके अलावा आप मोबाइल में रख सकते हैं, अपनी एक फ़ाइल बना के रख सकते हैं। आप एजेंट को भी बोल सकते हैं कि भाई मेरी पॉलिसी मुझे नहीं मिल रही है, आप मुझे भेज दीजिए। तो पॉलिसी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब इमरजेंसी के केस में आपको काम पड़ेगा और पॉलिसी नहीं मिलेगी तो आपको क्लेम में दिक्कत आएगी, और हो सकता है कि क्लेम भी आपका रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा मेरा पॉलिसी नंबर कौन सा है, मेरी कई बार तो लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी कंपनी है। तो प्लीज़ वो चीज़ हमेशा ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट KYC डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, इनको आप हमेशा ऐसा करके रखें कि बच्चों को भी अपनी डिटेल बताएं कि अगर इमरजेंसी के केस में कोई दिक्कत आए तो बच्चे भी डॉक्यूमेंट निकाल कर आगे केस को प्रोसेस करा सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इस तरह की जो वीडियो बनाते हैं उससे आपका ही फ़ायदा है, और कुछ जब आप सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो कुछ मोटिवेशन हमें भी मिलता है। धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में मैंने अपना नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है, अपना ईमेल आईडी है, वो मेंशन कर दिया है। अगर क्लेम से रिलेटेड कोई हेल्प आपको चाहिए या फिर कोई कुछ आपको पूछना है क्लेम से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको उसके लिए हेल्प करेगी।